सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मवेशी मंडियों की रौनकें तो अरूज पर थी। शहरियों और व्यापारियों के भाव ताव भी जारी रहे। कुछ ने तो कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, लेकिन कुछ शहरी महंगाई के बाद खाली हाथ ही लौट आए और दिल को हौसला दिया है कि अभी बहुत रोज बाकी हैं। किसी न किसी मंडी से खूबसूरत और मुनासिब कीमत पर जानवर मिल ही जाएगा। इसी हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अच्छा फैसला ये आया है कि मवेशी मंडियों के औकात कार में 3 घंटे की तोसी की गई है। अब मंडियों में 7 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि दूसरी ही जानिब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक और बड़ा फैसला आया है और वो ये है कि ईद पर लाहौर समेत सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ईद से 2 रोज कबल शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केट्स बंद रहेंगी, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर्स, वर्कशॉप्स और इसके साथ साथ मवेशी मंडियां खुली रहेंगी। इस फैसले से ताजिर बरादरी फिर नाराज हो गई है और हुकूमत से ताजिरों के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की दरख्वास्त कर रही है। इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ईद कुर्बान की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ईद उल अजहा की नमाज के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। ज़रा इंतजामिया और मसाजिद कमेटियां अमल दरामद करवाने की पाबंद होंगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। SOPs क्या हैं, अवैस वर्क रिपोर्ट में बताएंगे। कोरोना वायरस से छुटकारा, एहतियाती तदाबीर वाहिद सहारा। पंजाब हुकूमत ने नमाज ईद उल अजहा के लिए SOPs जारी कर दिए। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SOPs के मुताबिक जगह कम होने पर नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाएगी। नमाज ईद का खुतबा ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का होगा। नमाज ईद में खुतबा और दुआ भी शामिल होगी। नमाज ईद से कबल और अदायगी के बाद लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी होगी। नमाज से कबल मस्जिद के फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। मस्जिद का फर्श पक्का होगा तो दरिया और चटाइयाँ बिछाई जाएंगी। जिन मसाजिद में सहन की सहूलत हासिल होगी, नमाज ईद सहन में अदा की जाएगी। 50 साल से जायद उम्र के अफराद और 10 साल से कम उम्र बच्चे नमाज घरों में अदा करेंगे। बीमार, खांसी और नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला अफराद ईदगाह नहीं आ सकेंगे। फुटपाथ या सड़क के बजाय मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की जाएगी। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखकर सफ बंदी का इंतजाम करना लाजिम करार। नमाजियों की सहूलत के लिए मस्जिद में निशानात लगाने की हदायत। SOPs के मुताबिक नमाजी घर से वजू करके मसाजिद में जाएंगे। मसाजिद की इंतजामिया मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर सैनिटाइजर का इंतजाम करने की पाबंद। तमाम नमाजी मास्क और ग्लव्स पहन कर आएंगे। किसी से हाथ मिलाने और बगलगीर होने की ममानियत होगी। मस्जिद इंतजामिया सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतजामिया और पुलिस से राब्ते में रहेगी। हुकूमती SOPs के मुताबिक खालें इकट्ठी करने के लिए मकामी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक कालादम तंजीमों पर खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी है। अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, SOPs आपने जान लिए हैं कि कौन कौन से SOPs तय किए गए हैं। लेकिन ऐसे में हमारे जितने भी शहरी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इतना खूबसूरत हमारा त्यौहार है, ईद कुर्बान है। ईद कुर्बान की खुशियां भी मनानी है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वायरस को फैलने का मौका भी नहीं देना। तो फिर SOPs पर अमल दरामद ज़रूर कीजिए। तबीयत ख़राब है तो घर में नमाज अदा कर लीजिए। बच्चे और बूढ़े बिल्कुल भी मसाजिद का रुख ना करें तो बेहतर हो जाएगा। ऐसे मुनफरिद खबर आपने जानी है और अच्छी बात है कि जो आपका फालतू टाइम होता है आप उसको किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा लेते हैं कि आपका दिल भी बहल जाता है और पूरी दुनिया के लोग आपको जानना भी शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ की। तो ईद से कबल मॉडल बाज़ारों में सब्ज़ मसाला जात की डिमांड बढ़ गई है। सब्जियों की फरोख्त रेट लिस्ट के मुताबिक होती रही है, जबकि सहूलत स्टॉल पर शहरियों को सब्जियां मज़ीद मिली। शहरियों ने आटा ना मिलने का शिकवा भी किया है। रिपोर्ट में देख लेते हैं। हरबंसपुरा मॉडल बाजार में शहरियों को कदर रिलीफ मिला। सब्जियां DC रेट से भी 3 से 10 रुपए कम में दस्तयाब हुई। प्याज सरकारी कीमत 33 रुपए, सहूलत स्टॉल पर 31 रुपए। टमाटर सरकारी कीमत 76 रुपए किलो मुकर्रर, सहूलत स्टॉल पर 71 रुपए। अदरक सरकारी कीमत 385 रुपए किलो, सहूलत स्टॉल पर 380 रुपए में फरोख्त। इसी तरह सब्ज मिर्च 100 की बजाय 94 रुपए, लीमू 95 की बजाय 85 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि चीजें रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही हैं। सब्जी की कीमतों के हवाले से तो बेहतरीन है। बाजार के निस्बत यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें हैं और उसके अलावा इंतज़ामिया भी बहुत अच्छे से होती है। मास्क वगैरह सारा कुछ यानी कि उसके साथ कंप्रोमाइज़ है। हाँ जी, रेट बाजार की निस्बत काफ़ी बेहतर है। यहाँ की सब्जी का मेयार भी ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी सिक्योर है
सफाई का इंतजाम है, सैनिटाइजेशन हो रही है। इंतजामिया का कहना है कि आटा हुकूमत की तरफ से ही नहीं मिल रहा, हम कोशिश कर रहे हैं। आटे का जी गवर्नमेंट की तरफ से आटा हमें अवेलेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम बाजार में अवेल नहीं कर पा रहे हैं। मॉडल बाजार में कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया, समाजी फासले को भी बरकरार रखा गया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। ये तो अच्छी खबर थी कि मॉडल बाजारों में सहूलत सेंटर्स पर आवाम की सहूलत का ख्याल रखा जा रहा है और सरकारी रेट निर्ख से भी कम कीमत पर आपको बहुत सारी सब्जियां दस्तयाब हैं। लेकिन कॉमन मार्केट की क्या सूरत हाल है, सब्जी मंडियों का क्या हाल है, अब्दुल कादिर मदनी हमें बताने वाले हैं। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आवाम को टफ टाइम देने के लिए तैयार है और कौन कौन सी सब्जियों की कीमतें कम रिकॉर्ड की गई हैं? बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि अब ईद उल अजहा को चंद रोज ही रह गए हैं और ईद उल अजहा पे सबसे ज्यादा जो सब्जियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं या जिन सब्जियों की खपत बढ़ जाती है वो सब्ज मसाले हैं, जिनमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च के साथ साथ हरा धनिया जो है, इनकी न सिर्फ तलब में इजाफा हो जाता है बल्कि इनकी कीमतों में भी गैर मामूली जो है वो इजाफा हो जाता है। अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो प्याज की कीमत आज जो है वो 35 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन ओपन मार्केट में जो खुश्क और दर्जा अव्वल का प्याज है वो 60 से 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो आज 75 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स टमाटर जो है वो 110 से 120 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का जो टमाटर है वो फरोख्त किया जा रहा है। जो दर्जा दोम और दर्जा सोम का टमाटर है वो 80 से 85 रुपए फी किलो तक भी फरोख्त किया जा रहा है और लहसुन की कीमत जो है वो 180 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है सरकारी नरखनामों में, लेकिन लहसुन जो है वो 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की कीमत गुज़िश्ता तक जो है वो चंद हफ्तों में गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हुई है। जो अदरक 295 रुपए फी किलो सरकारी नरखनामों में मुकर्रर किया जाता था, आज इसकी कीमत। अब हमें ये बताइए कि इन तमाम मसाइल के तदारुक के लिए या फिर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया का कोई प्लान है कि इससे कब शहरियों की सहूलत का ख्याल रखा जाए? जी बिल्कुल, इस हवाले से ताहाल जो है ना तो शहर की सब्ज मंडियों में कोई इंतजाम नजर आते हैं और ना ही जो है वो शहर के मुख्तलिफ परचून बाजार या गली मोहल्लों में ऐसा कोई इंतजाम नजर आता है कि जहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है प्राइस कंट्रोल कैंप्स लगाए गए हों। कोई ऐसी जो है वो अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई तैयारी नजर नहीं आती है, क्योंकि शहरी जो है वो अभी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि सब्ज मसाले जो हैं वो ईद पर, बकरा ईद पर जो है वो कुर्बानी के गोश्त पर तरह तरह के जो है वो पकवान पकाए जाएंगे। और बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और मार्केट की और सब्जी मंडियों की हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने आपको यही कहना है कि बेहतर है कि अपने करीबी मॉडल बाजार का रुख कर लीजिए, अच्छी और मुनासिब कीमत पर आपको सब्जियां वहां से मिल जाएंगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाई। पहली बार तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाकर नए अहद का आगाज किया। लाहौर के शहरियों की जानिब से तवक्को तो यही की जा रही थी कि PTI की हुकूमत गुज़िश्ता अदवार की निस्बत शहर लाहौर पर ज्यादा तवज्जो देगी, मगर 2 सालों की मजमूई कारकर्दगी को देखा जाए तो बुज़दार सरकार ने शहबाज दौरे हुकूमत के जारी सिर्फ एक मंसूबे को मुकम्मल किया है, जबकि 2 साला दौर में बुज़दार हुकूमत भी एक ही प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल कर सकी है, जबकि साबिक और मौजूदा दौर के तमाम मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला शौकत खानम फ्लाईओवर जो 25 जुलाई 2018 से कबल 90% मुकम्मल हो चुका था, हुकूमत ने साबिक दौर का सिर्फ यही मंसूबा मुकम्मल किया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर 5 पनागाहों की तामीर का आगाज किया और ये हुकूमत का वाहिद मंसूबा है जो अभी तक मुकम्मल हो सका है। ताहम बाकी मंसूबे शुरू होने के बाद अभी तक मुकम्मल होने के मुंतज़िर हैं। साबिक दौर के मंसूबों को ही देख लीजिए तो ऑरेंज ट्रेन बुज़दार सरकार के 2 सालों में फाल ना हो सकी, 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर भी तातुल का शिकार है। इसी तरह एक मोलिया पुल तोसी मंसूबा है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और ख़याबान फिरदौसी कैनाल रोड की तोसी समेत दीगर साबिक हुकूमत के मंसूबे अभी तक उन पर भी काम बंद पड़ा है। मौजूदा हुकूमत ने
बाबे लाहौर फिरदौस मार्केट अंडरपास LDA सिटी स्कीम में सड़कों की तामीर, LDA एवेन्यू 1 में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, जिना अस्पताल के सामने पैदल चलने वालों के लिए पुल की तामीर का आगाज किया जो 2 साल दौर में मुकम्मल ना हो सका। तर्जुमान LDA के मुताबिक LDA एवेन्यू 1 में 50 करोड़ 49 लाख रुपए से काम अभी भी जारी है। 3 अरब 29 करोड़ रुपए से LDA सिटी स्कीम में तरक्याती काम जारी है। एंटरटेनमेंट पार्क जो चौहर टाउन में अभी सिर्फ प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, जबकि शहर की छोटी सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। शेख जैन, तरक्याती मंसूबे कितने शुरू किए हैं PTI ने? ये तो मैंने ज़्यादातर बता दिए जो कि पहले से चल रहे हैं, जिनका अभी लग रहा है कौन कौन से पूरे हो जाएंगे? सिद्रा 2 सालों में ओवरऑल सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो लाहौर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ 2 मंसूबे हैं। एक वजह क्या रही शेख जैन? देखिए, एक तो ये जो गवर्नमेंट है इसकी तरफ से ऑस्टेरिटी के नाम पे, बचत के नाम पे एक ऐसा कट लगा दिया गया कि जो फंड्स हैं वो रिलीज ही नहीं किए गए। दूसरा, सिर्फ इलेक्शन से कबल इनका जो मैनिफेस्टो था वो ये कहता था कि डेवलपमेंट करेंगे। जब ये बरसरे इक़्तिदार आए तो उस वक्त इन्होंने इस डेवलपमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ, 2 साल बाद अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग का ऐलान किया गया तो उस वक्त ये सोचा जा रहा है कि हाँ, बिल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को अरेंज करना चाहिए। शेख जैन, इस पर मजीद भी बात करते हैं। PTI के 2 साल कारकर्दगी पे हम बात करें, इसी पे बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है सज्जाद मीर साहब है, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, बताइएगा तब्दीली हुकूमत के 2 सालों को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या खोया, क्या पाया? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि PTI ने कामयाबी हासिल की है? तो यही है और मेरा ख्याल है गलत नहीं है कि PTI की गवर्नमेंट खासी नाकाम गई है और नाकाम जा रही है। जो कुछ काम करने चाहिए थे उन्होंने कुछ नहीं किए। उनके क्रेडिट में कोई एक बस सर्विस बना रहे थे पेशावर में, वो 6 महीने का वक्फा देकर उन्होंने काम शुरू करना, इनकी मुद्दत खत्म होके 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक उसको बना नहीं पाए। जितनी चीजों का ये ऐलान कर रहे हैं कि महमद डैम, बादशाह डैम, ये सब तख्तियां लगा रहे हैं और तख्तियां पहले भी लग चुकी हैं, कोई नई तख्ती वहां लगी नहीं है। कौन सा मंसूबा ये उसने खूबी से तकमील को बचाते हैं, ये भी लोगों को डाउट है। लोगों को ये डाउट है कि अगर ये मंसूबे तकमील को ना पहुंचे तो फिर हमारा क्या बनेगा। किसी तरह की कारकर्दगी और सवाल से कि इन्होंने इंतकाम की बात की है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम किया है और कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो ये सारी सूरत जो है कोई अच्छी कारकर्दगी को शो नहीं करती। ठीक है, एक्टिव रहे हैं, काम करते रहे हैं, लेकिन इसके जो बिल्कुल अरकान थे वो तो नौजवान थे, अभी बच्चा पार्टी थी, कोई उनके पीछे तजर्बा नहीं था। लेकिन जो हुक्मरान टीम है इसकी, जो इसके लीडर हैं, उनकी कारकर्दगी चूंकि नुमाया नहीं हुई, इसलिए लोगों को नजर आता है कि ये एक तरह की नाकाम हुकूमत जा रही है। लोग इसके हुकूमत की जाने की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन नए हो, कौमी हुकूमत बने या हाउस तब्दीली हो। ये होती है कि नहीं होती है, लेकिन इस तरह की बातें शुरू हो जाना और उस पर काम लोगों का करने का आगाज कर देना कोई अच्छी अलामत नहीं गिनी जा सकती। ठीक, सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि जो नारों में हमने PTI गवर्नमेंट की तरजीहात सुनी थी, क्या अभी भी ये उन्हीं तरजीहात पे कारबंद है, उन्हीं तरजीहात पे काम हो रहा है और तब्दीली की जानिब क्या यही रास्ता जाएगा जिस रास्ते पे PTI गवर्नमेंट है? देखिए, ये दूसरी हुकूमत है जिन्होंने बहुत नारों पर इक़्तिदार दिया था। पहली पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस हुकूमत ने अपने बहुत से नारे थे उनको मटेरियलाइज करने की कोशिश की थी, जिन्हें पीपल्स पार्टी की पहली असल हुकूमत भुट्टो साहब की, और कोशिश की थी। उसका क्या रिजल्ट निकला, नाकाम हुई, कामयाब हुई, ये दूसरी बहस है। लेकिन लगता था कि वो एक एजेंडा रखते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। इस हुकूमत ने जो भी नारे लगाए थे उससे सबरसार ली है, कलाबाजी खाई है और उसको यूटर्न जिसे कहते हैं वो इख्तियार किया है। किसी तरह की कोई कारकर्दगी की सामने नहीं आ रही और ये अफसोस की बात है। सज्जाद साहब, रिफॉर्म्स की सर मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि चलें, तरक्याती काम तो हमने देखा कि उस तरह से नहीं हुए, इदारे बेहतर हुए, इदारों में रिफॉर्म्स की बहुत बात की जा रही थी, करप्शन कुछ खत्म हुई? कहाँ हुई? कोई नजर आती है करप्शन खत्म होना? ये सारे सवाल एक तरह का तंजिया लगती है, जैसे कि आप तंजिया तौर पर पूछ रहे हो करप्शन खत्म हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, क्या कोई तरक्की हुई, क्या कोई तब्दीली आई। ये सारी वो बातें हैं जो लगती हैं कि जैसे हम मजाक कर रहे हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई तब्दीली नहीं आई, कोई करप्शन का खात्मा नहीं हुआ।
कोई अदारे एफिशिएंट नहीं हुए, कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसने आगे बढ़कर अपनी, बल्कि लगता है कि अदारे नाकाम करना चाहते हैं हुकूमत को। अगर उसमें ब्यूरोक्रेट मौजूद है तो या तो वो हुकूमत से नाला है, नाराज है, जिसको नाकाम करने पर तुले हुए हैं, या वो ऐसे लोग हैं जिनका तजर्बा नहीं है। हर एक देखिए, अगर आप एक सबसे बड़े सूबे के चीफ सेक्रेटरी को 4 बार बदल देंगे, आईजी को बदल देंगे, हर जगह का कोई डिप्टी कमिश्नर बदलते रहेंगे, तो क्या कौन से अदारे बनेंगे और कैसे बनेंगे? तो वही सूरत है, इस तरह की गोमुखों की कैफियत है। ठीक, सज्जाद साहब, ये हमारे साथ नुमाइंदा शेख जैन भी मौजूद है, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। शेख जैन, सज्जाद साहब तो नाकाम हुकूमत ही तकरीबन कह रहे हैं कि जो बुनियादी नारे लगाए गए थे, और अवाम भी खासी नाराज़ है पीटीआई से। देखें, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स का अभी हमने जिक्र किया है, ये तो इनके मैनिफेस्टो में किसी जगह पे लिखे नहीं हुए थे। एक जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लिखा हुआ था उसका नाम था नया पाकिस्तान, जिसके तहत 50 लाख घर पूरे पाकिस्तान में और सिर्फ पंजाब के अंदर 25 लाख घर बनाए जाने थे। 2 साल में कितने बने? 2 सालों में एक घर भी नहीं बना। मैंने मिनिस्टर हाउसिंग से पूछा कि अभी तक एक घर नहीं बना, तो उनके आगे पीएस ने जवाब दिया कि नहीं, 2 मॉडल हाउसेस बना दिए हैं। तो 25 लाख में से सिर्फ 2 मॉडल हाउसेस बना दिए, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया बनाने वाला। तो अब आप देखें कि जो चीज़ मंशूर में लिख दी कि हम लोगों को छत देंगे 2 सालों में, आप उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं कर सके। तो ये ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, एक मोरिया, लाहौर में अंडर पासिस, नई सड़कें, ये तो सिर्फ आपने ऐलानों की हद तक कहा था कि हम ये इस तरह के काम करेंगे। आपकी तो जो लिखी हुई चीज़ है। सज्जाद साहब से बात करते हैं। सज्जाद साहब, आपने बताया फेलियर है, नाकामी है। सर, ये फेलियर और नाकामी की फिर वजह क्या है और हल क्या है? कामयाबी कैसे मिल सकती है? नाकामी की एक ही वजह होती है, ज़्यादा जमहूरियत। अगर ये इदारे जमहूरी तौर पर काम नहीं कर रहे, जमहूरियत की बेसिक डेमोक्रेसी की जो आपकी बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं वो आप कायम नहीं कर सकते। आप अवाम को कैसे लेके साथ चलेंगे? आप कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। क्यों? आपके पास जो हुकूमत का एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो है ही नहीं। आप कहते थे कि हम एक आईटी मुकर्रर करेंगे और वो जो है वो खुद मुख्तार होगा तब्दीलियां करने पे, लोगों को लाने जाने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वही बात है जी, जो भी नारे लगाए गए थे, वादे किए गए थे, उनसे फिर गई है पीटीआई की गवर्नमेंट और किसी और रास्ते पे। इसी में बात करनी जी, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट हैं आप। सईद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी साहब, बताइएगा पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी को, हुकूमत को कैसे देखते हैं आप? क्या तज्जिया करेंगे? लेकिन ये भी 2 साला कारकर्दगी ऐसी है जैसे किसी भी गवर्नमेंट की यहाँ पे रही है। मतलब कौन सी कारकर्दगी? इलेक्शन, कोई तब्दीली का, इलेक्शन तब्दीलियां रोकने के लिए होते हैं आजकल दुनिया में। वो वक्त गए जब इलेक्शनों से तब्दीलियां आई करती थी, और तब्दीलियों के इलेक्शन कभी कभी होते हैं। पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन था तब्दीली का 1970 में, जब पीपल्स पार्टी जीत के आई थी। तो पहली बात तो ये है कि पहली आपकी एक्सपेक्टेशन ही मिसप्लेस थी। यहाँ पर तो बुजदार हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, बुनियादी तौर पर यहाँ पे जितने पब्लिक फंड्स हैं वो ठेकेदार का रिस्क बनते हैं या ठेका देने वालों का रिस्क बनते हैं। और ये सिलसिला जारी है। किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, नीचे से ऊपर तक हर आदमी का जो हिस्सा है वो तय होता है, और वो भी तय है, वो पहले भी तय था। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये हमें बस एक रिचुअल के तौर पर हम कहते हैं 1 साल गुजर गया, 100 दिन गुजर गए। यहाँ एक कई दहाइयों से जिंदगी ठहरी हुई है और ठहरी हुई रहेगी जब तक इसमें इज़्तिराब नहीं आता, कोई बदलाव अवामी सतह पर नहीं आता। अवाम में जो है वो बेचैनी इस कदर नहीं बढ़ती कि वो अपने हकूक के लिए सरगर्म अमल हो। तो जब तक नहीं होंगे ये वही ब्यूरोक्रेसी है, ये वही रिश्वत। काजी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो आवाम की आवाज बुलंद करते हैं ऑपोजिशन, वो तो खामोश बैठी है। पीटीआई के पास तो इतना अच्छा ग्राउंड था कि अवाम ने बहुत ज्यादा इन पे एतमाद भी किया, सहूलत भी दी। ऑपोजिशन एक साइड पे थी, इनको टफ टाइम देने वाला कोई नहीं था। उसके बावजूद अवाम अब नाराज है पीटीआई से। देखिए, मुझे नहीं पता अवाम किस किस से नाराज है। मुझे लगता है अवाम पूरे रूलिंग एलीट से नाराज है। मुझे लगता है तमाम सियासी जो यहाँ की इशराफिया है वो उससे सबसे ही अवाम नाराज है। मुझे बताएं कि कोई दौर जब खत्म होने को आता है, लोग बिलबिला उठते हैं और तब्दीली की खातिर कहते हैं यार चलो अब पीपल्स पार्टी आ जाए। पीपल्स पार्टी से तंग आते हैं तो कहते हैं मुस्लिम लीग नून आ जाए। मुस्लिम लीग नून से तंग होते हैं तो पीटीआई आ जाए। आज तक किसने सुख दिया अवाम को? ये अवाम को सुख देने वाला ना निजाम है ना पार्टियां हैं।
ना इनके ये बाकी मैनिफेस्टो तकरीरें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के बोल बच्चन तो हर कोई बोलता रहता है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस मिसप्लेस थी, हमें पहले दिन से कोई तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए थी और इस निजाम से तो कोई तवक्को होनी नहीं चाहिए। ये 1% की खिदमत पर मामूर निजाम है, ये अवाम के लिए नहीं है। निजाम कैसे बदलेगा फिर, अवाम को कैसे सुख मिलेगा, ये बताइए, हल क्या है? बात यह है कि सियासी तहरीकें ही अवाम के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ती हैं। आप मुझे बताएं, पार्लियामेंट में किस तबके के लोग बैठे हैं? क्या कोई रिटायर्ड क्लर्क बैठा हुआ है पार्लियामेंट में? कोई चपड़ासी या उसका बेटा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है? सेनेट का टिकट कितने का बिकता है? ये खुद कहते हैं मुबैना तौर पर, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं बोलियां लगती हैं, नहीं लगती। ये सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था? तो यहाँ पर अरबों खरबों का खेल बन के रह जाए सियासत। वह अवाम का जिक्र एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होता और हमें ये मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे निजाम से अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, 5 साल बाद वो हमें कहेंगे आज वोट आ गया है, ये चलो गाड़ी में बिठाते हैं, आप वोट डाल आए, कोई बिरादरी पे जोर पे, कोई किसी के जोर पे, यहाँ पे 20-25। और होता क्या है, जो पार्टी जीती है उसको 17% वोट मिलते हैं और वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले जाती है बाज़ औक़ात। तो बहुत शुक्रिया काजी सईद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। शेखजान, हमारे जो एनालिस्ट हैं खासे नाला हैं, क्योंकि ये वो एनालिस्ट हैं जो कि सीनियर तरीन हैं और माजी की कितनी हुकूमतें देख चुके हैं। अब मायूस मैं समझता हूँ इसी तरह इसलिए भी हैं कि अमली तौर पे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस थी कि महंगाई के ऊपर काबू पाया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी, उसकी वो भी ऐसा नहीं हुआ। की बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त में। यस, हर चीज, ये गवर्नमेंट इदारे बता रहे हैं। और सिदरा हर गुजरते दिन के साथ इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अवाम में अब इज़्तिराब और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसका जो असर है वो हर जगह के ऊपर नजर आ रहा है। अब तो हुकूमती वुज़रा भी आपस में बैठ के इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उनकी मीटिंग्स का एजेंडा यही होता है कि महंगाई के ऊपर किस तरह काबू पाया जा सके। इसका मतलब महंगाई हो गई है तो फिर ही आपने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया ना कि हाँ इसके ऊपर काबू पाना। तो इसी तरह अमली तौर पर चीज़ें नज़र ना आने की वजह से जो भी लोग हैं, अभी ऐसा भी नहीं है कि ऑप्टिमिस्टिक सोच के ऊपर भी हैं कि मजीद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मोस्टली लोग इसके ऊपर मायूस ही नजर आ रहे हैं कि आपकी ग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज़ नजर नहीं आ रही। और जिस चीज़ के ऊपर आप नोटिस लेते हैं वो शॉर्ट हो जाती है। जब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये शुरू हुआ तो बुस्तार साहब ने भी एक चीज़ के ऊपर नोटिस लिया कि सीमेंट क्यों शॉर्टेज होगी, तो अगले दिन सीमेंट की बोरी 10 से 15 रुपए महंगी होगी। तो आप देखें कि जब इस तरह के हालात होंगे तो लोग किस तरह ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर कि जिस चीज़ को आप बूस्ट करना चाहते हैं वही चीज़ अगर मार्केट में मुयसर नहीं आएगी तो लोग तो मायूस ही होंगे लोगों की तरफ से। तो आपको इसी तरह के जो रिएक्शन है वो मिलेगा असल में। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पीटीआई दौर के 2 साल और इन सालों में अवाम का एतमाद कम हुआ है क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी वादे कर रही है कि अभी टाइम बाकी है, आने वाले वक्त में बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है, ऐसे में हुकूमत की जानिब से बक्कर मंडियों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बक्कर मंडियों में आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग का हुक्म दिया है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने मंडियों के दाखिली रास्तों पर कोरोना काउंटर्स लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। मंडियों में दाखिल होने वाले तमाम व्यापारियों और ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि स्क्रीनिंग में अलामात जाहिर होने पर मुतलका फर्द का सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा और कोरोना वायरस के नताइज आने तक अलामात वाले शख्स को करंटीना में रहने की हिदायत की जाएगी। इसके अलावा टेस्ट रिजल्ट मुस्बत आने पर मुतासरा शख्स को अस्पताल या मुकम्मल करंटीना कर दिया जाएगा। इसी मौजू पे हमने बात करनी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं। आप प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग कितनी ज़रूरी मंडियों में, अच्छा फैसला ये सामने आया जी। ये फैसला हमने एक्चुअली तो बहुत पहले कर लिया था और ये रिकमेंडेशन जा चुकी थी। फैसला सिर्फ ये करना था कि स्क्रीनिंग उनको अपने घर से चलने से पहले की जाए या मंडी में आने के बाद। तो घर से पहले करने वाली जो बात थी वो शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी लग रही और उसमें फिर बहुत से मसाइल सामने आए। तो फिर ये फैसला हुआ कि स्क्रीनिंग, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग जो है ये एक मुकम्मल रिलायबल टूल नहीं है, क्योंकि सब मरीजों को बुखार नहीं होता, सिम्टम्स नहीं आते। हाँ, बुखार भी नहीं होता, सिम्टम भी नहीं आते। लेकिन स्क्रीनिंग से मुराद होती है एक ऐसा तरीका जिसमें आप
एक सिंपल मेथड से बहुत से लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट स्क्रीनिंग में जा रहे हैं, तो हमने देखा था कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यही है कि जिन लोगों को सिम्टम्स हों उन्हीं के PCR टेस्ट करें, क्योंकि हर PCR टेस्ट पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी आता है और उसका रिजल्ट आने में देर भी लगती है। तो अब फिर ये फैसला किया कि अगर हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो वो आदमी बीमारी फैलाता रहेगा। तो अगर किसी को कोई माइल्ड से भी सिम्टम्स हैं तो उसको अलहदा तो कर दिया जाए और टेस्ट ले लिया जाए, और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको मंडी में काम ना करने दिया जाए। ठीक, हसन मुझे ये बताइए कि ये डॉक्टर साहब ने कहा फैसला बहुत पहले से हो गया, बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान हो गया, काउंटर्स लग गए मंडियों में, 12 मंडियों में से कितनी में लग गए? देखिए, चंद एक मंडियों में ये काउंटर लगाए गए हैं और ये जो सैम्पलिंग वाला काम है मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। पहले कि इन्होंने सैंपल लिया। अच्छा हसन मुझे ये बताइए, अब मंडी के कोई स्पेसिफिक दाखिली और खारजी रास्ते हैं या फिर ओपन है जहाँ से मर्जी? बाकायदा दाखिली और खारजी रास्ते बनाए गए हैं जिसके भी है, और मतलब कि अगर आप जाएंगे यहाँ पर जिस भी मंडी में जाएंगे तो इसका बाकायदा एक तरीक़ाकार वहाँ पे डेस्क बनाए गए हैं। लेकिन चंद एक ऐसी मंडियां हैं जहां पर डेस्क अभी कायम नहीं किए गए और सूरत हाल यहाँ तक है कि इस किसी एक उन्होंने आने वाले फर्द की स्क्रीनिंग की और पता चला कि उसको टेस्ट चला गया, फिर उसमें कोरोना का वो जो है वो मरीज पाया गया, लेकिन अब वो कहाँ से ढूंढेंगे? वो तो चला गया, उसको क्वारंटीना में कहाँ रखेंगे? लेकिन ये है कि स्क्रीनिंग करते हैं अपने चेकिंग के लिए कि अब है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि हमने क्या करना है, सिर्फ वो एक कागजी कार्रवाई के लिए वो आते हैं, वो मशीन से लेके चेक करते हैं और चले बड़ा जाते हैं। मसला है, हमारे पुलिस एहलकार हैं या जितने भी हैं उनको पता है जी थर्मोगन बस ऐसे कर देनी है, हमें नहीं मालूम या तो ऐसे कितना होना कि टेम्परेचर नॉर्मल है और कितना होगा, तो ये अलार्मिंग है। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए बात ये है कि जहाँ तक तो इन लोगों की तरबियत करनी थी इन सब की गई है, और मैं आपको इतना बता दूं कि जितना कोरोना के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमने लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई है, आप लोगों ने, हमने मिलके, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मुमकिन है कि लोगों को कोरोना के बारे में बिल्कुल एलिमेंट्री मालूमात ना हो। हेल्थ के वर्कर्स खास तौर पे और डॉक्टर अगर वो वाकई मुस्तनद डॉक्टर हैं तो ये नामुमकिन है कि उनका नॉलेज ना हो। आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में बहुत कॉमन है, वो है अपनी ड्यूटी ना करना। तो उसका इलाज तो एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के पास नहीं है, हम तो बता सकते हैं आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप वो काम ना करने की नीयत से वहां पर बैठे हों, जैसे कि हमारे अमूमन महकमों में ये मसला है, आपके ख्याल में क्या पुलिस के मुलाजमीन को नहीं पता होता कि पुलिस की ड्यूटी क्या है? यकीनन पता होता, लेकिन ये एक हमारे मुआशरे में मजमूई और अमूमी एक खराबी है कि लोग अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझ के नहीं अदा करते। तो ये तो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि हेल्थ के लोगों को नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है। हम 10 से 12 हज़ार टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर करते चले आ रहे हैं और उन्हीं लोगों को मामूर किया मंडियों में, तो उनको सब कुछ पता है। डॉक्टर वहाँ पे दर्जा हरारत, एक मिनट हसन, दर्जा हरारत बताइए कि थर्मोगन पे कितना दर्जा हरारत आएगा तो वो नॉर्मल होगा, वो बंदा ठीक है, और कितने से बढ़ जाएगा? 99 तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक, 99 से ऊपर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक क्रूड स्क्रीनिंग मेथड है, तकरीबन 35 से 40% मरीजों को अपनी बीमारी के दौरान बुखार होता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनको बुखार नहीं होता उनमें इलनेस भी माइल्ड ही रहती है, और अब ये भी साबित हो गया कि जिनको माइल्ड इलनेस होती है इसका मतलब है उनमें वायरस कम है और वो फैलाते भी कम है। तो स्क्रीनिंग में एक बुनियादी ये जो बुखार का लिया गया है, इसके अलावा स्क्रीनिंग का और कोई तरीका आपके पास मौजूद नहीं है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकें। सो बेसिकली ये एक रीजनेबल टूल है स्क्रीनिंग का, और जिसको भी शक हो। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको मौसमी बुखार होते हैं, आपको खांसी होती है, आपको ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वो सारे कोरोना नहीं होते। तो अगर आप हर आदमी की स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दें तो वो नामुमकिन भी है, तकलीफ दे भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। ठीक, हसन कुछ पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पर कोई प्रोफेसर क्यों नहीं तैनात किया जाता जितने, क्योंकि प्रोफेसर हर मंडी में प्रोफेसर तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा तनख्वाहें भी लेते हैं, मुराद भी लेते हैं। नहीं, मेरी नहीं बल्कि सबका, अब बहुत सारी अवाम का मुतालबा है एक प्रोफेसर क्यों नहीं किसी मंडी में तैनात किया? मैं आपको इसका जवाब बड़ा अच्छा दे देता हूँ। ऑपरेशन तो वो कर नहीं रहे। नहीं, पहली बात सुन लेना, ऑपरेशन वाले डॉक्टरों का ये काम भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या आप हर मंडी में एक IG लगाएंगे? ये तो फिर पुलिस, सुन ले मेरी बात, तो है नहीं, आपने सवाल दे दिया ना, आप जवाब भी सुन लेना। जी जी। स्क्रीनिंग बुनियादी तौर पर किसी प्रोफेसर का काम नहीं है।
हेड तो करें ना, भाई सुन तो कर रहे हैं ना, हम रोज मीटिंग कर रहे हैं, मैं अभी भी वहीं जा रहा हूँ। विजिट तो कोई भी नहीं करता। विजिट भी करते, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये एक अजीब तस्वुर है यहाँ पर हेल्थ के बारे में कि हर चीज़ एक प्रोफेसर करे। प्रोफेसर वार्डों में काम करते हैं सारी दुनिया में, प्रोफेसर जाके बुनियादी सेहत के मरकज में काम नहीं करते, प्रोफेसर जाके वैक्सीनेशन नहीं करते, प्रोफेसर जाके मॉनिटरिंग, इसके लिए तो डॉक्टर की भी अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, सारी दुनिया में ये टेस्ट डॉक्टर भी नहीं कर रहे। बड़ी अजीब लॉजिक दे रहे हैं। अच्छा अग्नि लॉजिक नहीं है, आपका इल्म कम है। नहीं, आपका इल्म कम है। अब मेरी बात चले, आपका पॉइंट आ गया है, हाँ। आपका पॉइंट आ गया है, डॉक्टर साहब तक बिल्कुल पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसका जवाब दिया। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि स्मार्ट सैंपलिंग का भी आगाज हो गया है मंडियों में, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? वो व्यापारियों की होगी, शहरियों की होगी, सबकी होगी? सबकी होगी। और 3500 सैंपल हम रोजाना पंजाब में सिर्फ इन मंडियों से कर रहे हैं। ठीक, परसों हमने शुरू किया था, परसों 3500 किए, कल 3500 किए, आज 3500। डॉक्टर साहब कोई रिजल्ट आया? आज रिजल्ट कल शाम रिजल्ट आने शुरू हो गए, आज हम कंपाइल करेंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का रेट नहीं आ रहा। चलें डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छी खबर सुना दी है, इसका मतलब है कि कोरोना जाने वाला है, फ्लाइट उसने पकड़ ली है। बिल्कुल इंशाल्लाह, लेकिन ये देखें लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। और ये इम्तिहान है हुकूमत का भी, ये इम्तिहान है अवाम का भी, और ये इम्तिहान है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने की है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां एंटरटेनमेंट करता है वहां पर पब्लिक एजुकेशन भी करता है, हेल्थ एजुकेशन भी करता है। और अब ये इम्तिहान हम सबका है कि हम इस मौके पर कैसे बिहेव करते हैं। ठीक, हसन, ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन 2 रोज या 3 रोज पहले कहा जा रहा है कि मार्केट्स बंद हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आ गया, फैसला तो सामने आया है, बता रहे हैं। देखिए फैसला तो अभी तक किया गया है, और उसकी उसूली मंजूरी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब दे चुके हैं गुज़श्ता रोज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक साहब से कल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अवामी मफाद में और उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद के मामलात को मद्देनजर रखते हुए हम ये काम करने जा रहे हैं। और कल जो इजलास हुआ था उसमें सेक्रेटरीज हेल्थ भी थे, बाकी मुतलका आईजी भी थे, दीगर अफसरान भी, मोहम्मद आगा साहब भी थे। उस इजलास में ये बाकायदा फैसला किया गया था, और उसमें ये करने जा रहे हैं, जो बताया ये जा रहा है कि शायद बुध की शाम से, यानी बुध की रात से इसको जुमेरात और जुम्मे को वो बंद की, मार्केटें बंद की जाएंगी। और अगर किसी को इजाजत दी जाती है कंडीशनल, तो शायद वो SOPs को बहुत ज्यादा फॉलो करना होगा। जिससे आपने देखा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, उनको SOPs वो फॉलो करते हैं, तो फिर उनको उनके बहुत हालात बेहतर दिखाई दिए। इसी तरह मेरे ख्याल में शॉपिंग मॉल्स को शायद इजाजत दी जा सके। और दूसरा, उस मीटिंग में ये भी मामला ज़ेर हो रहा है कि ताजर बरादरी इस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि वो ईद के दिन होते हैं, उनकी आमदनी के और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो इस वजह से उसमें भी यही बात डॉक्टर साहब के आगे रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप चेयरमैन हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ या जो अब सूरत हाल चल रही है, 2 दिन पहले बंद कर दिया जाएगा, ताजरों की जानिब से एक डिमांड आ रही है मुसलसल कि हमें 24 घंटे इजाजत दे दी जाए, या फिर मवेशी मंडियों को भी 24 घंटे इजाजत दी जाए, ताकि जो रश है वो स्कैटर्ड हो जाए। आपका क्या स्टांस है इस बारे में? बात ये, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, जिसमें लोगों ने मुकदमा किया चर्च वालों ने कि हमें इजाजत दी जाए चर्चेज में काम करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो मेडिकल इशू है, इस पे हम फैसला नहीं कर सकते, ये तो डॉक्टर्स फैसला। डॉक्टर, मैं जनरली आपकी राय, उसी जवाब पे आ रहा हूँ। राय वो होती है जो उस स्पेशलिटी की राय हो। हमारी राय ये है कि ना इनको 24 घंटे खोलने का फायदा है। मुझे आप बताएं कि ये जानवरों की खरीदो फरोख्त में सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कितने लोग जाते हैं? तो अब टाइम बढ़ा के 7 की बजाय रात 10 बजे तक कर दिया, बिल्कुल कर दिया गया। और 10 बजे तक एक बहुत मुनासिब वक्त है, सुबह से रात 10 बजे तक। तो ये डिमांड इसके कॉन्टेक्स्ट में बुनियादी तौर पर बाकी दुकानों को खोलने की एक फरमाइश की जा रही है, और वो बड़ा रिस्की काम है। हमने छोटी ईद पे देख लिया उसका मुजाहरा, और हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, एक मुश्किल वक्त है, सबको मुश्किल से हारना पड़ेगी, और जैसे बाकी सब लोगों को तकलीफ हो रही है, इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को भी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये सैक्रिफाइस उन्हें करनी पड़ेगी। ठीक, हसन, हमें ये बताइए कि मंडियों में अभी तक SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है? अगर आपको पहले ही बताया कि SOPs पर अमल दरामद तो कहीं नहीं हो रहा, और डॉक्टर साहब शायद वो गुस्सा कर गए। मैंने तो वो कहा था कि अगर चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमने जाके देखी है। अब 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंडियों में जाएं, किसी जगह जिम्मेदारी तो जिला इंतजामिया की, पुलिस की, देखिए सबकी जिम्मेदारी है। जिला इंतजामिया की भी है, पुलिस की भी है, डॉक्टर्स की भी है, इसी तरह आगे लाइफ स्टॉक की भी है, मुतलका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं रोल है, बिल्कुल है। जो बल्दियात डिपार्टमेंट की भी है। अब वहां पे चंद एक जो है वो कमेटियां बनाई गई थी, अहमद जवेद काजी जो डॉक्टर सेक्रेटरी बल्दियात हैं,
वो मैंने देखा, वो वहां पे खुद भी विजिट कर रहे हैं, उनकी टीमें भी विजिट कर रही। वो जो रिपोर्ट्स ला के दे रहे हैं और जब उनसे मेरी बातचीत होती है, उनकी रिपोर्ट्स को जब मैं पढ़ता हूं तो वहां पे तो बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि वहां पर जो है किसी किस्म का एसओपी को फॉलो किया ही नहीं जा रहा। दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ना। किसी के पास ना तो मास्क है, जाने दिया जा रहा है, ग्लव्स है किसी के पास नहीं है, जो कि कंपल्सरी करार दिया गया था। फिर इसी तरह आप चले जाएं वहां पर जो गैर कानूनी मंडियां कायम की गई हैं। अब देखिए गैर कानूनी मंडियां किस वक्त कायम होती है? मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में अगर प्रॉपर तरीके से उनको रोक दिया जाए कि आप इस हदूद में नहीं लेके आ सकते, तो वो नहीं आएंगे। आप जब ठोकर से अंदर आने दे रहे हैं, तो इतने रास्ते हैं वहां से अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर साफ ज़रिया शहर में घूमेंगे फिर उनका, और गरीब बंदा होता है जिन्होंने 1 साल मेहनत की होती है जानवर बेचने के लिए। अब उस एंड टाइम पे कल की एक रिपोर्ट थी 272 जानवर जो है वो उन्होंने कब्जे में ले लिए। अब आप अंदाजा करें वो 272 अफराद कहां जाएंगे? उनसे रिलेटेड कई जो है वो ताल्लुक रखते हैं, वो तो गरीब बंदे हैं ना। या तो आप उनको आने की इजाजत ना दें, एसओपी को वहीं फॉलो करवाएं, उनसे कहिए आप इधर नहीं आ सकते, आप मंडी में जाए थ्रू प्रॉपर चैनल, आप वहां जाएं, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपना वहां जाके नाम दर्ज कराएं, अंदर जाएं। वहां पर ये गलती है, रास्तों से अंदर आने की इजाजत ही नहीं शहर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दे दी गई तो फिर आप उनके जानवर क्यों जो है वो कब्जे में ले रहे? इस तरह या तो उनको फाइन कर दें मुख्तसर सा और उनको बताएं और उनकी आपकी एक गाड़ी हो लेके बाहर मंडी पे छोड़ के आए। आप क्या करते हैं? वो जानवर कब्जे में ले लेते हैं। अब वो जो 272 खानदान है, आप अंदाजा नहीं कर सकती कि ये जो बेचारे जो व्यापारी होते हैं बहुत गरीब तबके से ताल्लुक बिल्कुल ऐसा ही है। सारा साल की जानवर पे मेहनत उनके पूरी कई उनकी सोचे ख्वाब उन्होंने देखे होते हैं, हम ये बेचेंगे तो हम ये काम करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे मेरा यही सवाल है कि एसओपीज पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? मैं इस पे बिल्कुल जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि ना मेरा ये काम है। ये सारे जो आपने सवालात उठाए ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये दिस इज हाउ the system works। डॉक्टर साहब चेयरमैन होने के साथ साथ आप हमारे एक सीनियर सिटीजन मैं तो चेयरमैन एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, तो ये एडवाइस सारी हमने दे दी। इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में हमेशा से एक बहुत कमजोर रहा है हमारा, और वो हर साल रहता है। अब आप मुझे बताएं सुन्नत इब्राहिमी के नाम पे जो हम शहरों के साथ करते हैं सफाई के लिहाज से, तो वो सुन्नत मोहम्मदी कहाँ गई जिसने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है? तो ये हमारे अपने रवैये हैं, हमारे अपने रवैयों का प्रॉब्लम है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स का प्रॉब्लम है। ये मुल्क तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। हमारी हर चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो ये चीज़ों के जवाब आपको कमिश्नर लाहौर दे सकते हैं, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे सकता है, आपको डीआईजी दे सकते हैं। क्यों का तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया ना, मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैं वहाँ गया हूँ, ना मेरा काम है ये। मेरा काम तो ये अस्पतालों को देखना, मरीजों का इलाज तजवीज़ करना, इसकी स्प्रेड को रोकने के लिए तरीके, और उसमें हमने को बुरा नहीं किया। पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग कोरोना एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे, हमारे यहाँ तालीम ना होने के बराबर थी, उसके बावजूद कोरोना ने, ये अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया जिससे हम हमेशा मुकाबला करते हैं, आज भी 50-50 हज़ार केस रोजाना हो रहे हैं और हमारे 1200 केस हुए। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अब ईद के बाद सूरत हाल कितने दिन में वाज़ेह होगी कि कोरोना से सच में हम बच गए हैं या फिर कोई दूसरी वेव आएगी? सबसे पहली खुशखबरी, या अल्लाह माफ करे बुरी खबर, हमें 10 से 15 दिन में मिलेगी कि हमने ईद पर क्या किया और उसके नुकसानात, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन है। तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हमें पता लग जाएगा कि हमने ईद पे कैसा बिहेव किया, जिसके लिए हम सब मुजरिम होंगे, आप भी, मैं भी, लोग भी, व्यापारी भी, सब लोग। और अगर हमने अच्छा बिहेव किया तो अगले 10 से 15 दिन में हमारा कर्व और मजीद नीचे चला जाएगा, जो कि पिछले 10-12 दिन से मुसलसल नीचे जा रहा है। कोई एक हफ्ता ये रुका था लेकिन अब दोबारा कल मजीद नीचे चला गया। तो अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो कोरोना खत्म तो कहीं नहीं होने जा रहा, लेकिन बहुत स्लो डाउन बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हसन रजा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहिबान बार बार बता रहे हैं एसओपीज पर अमल दरामद होगा तो यकीनी तौर पर कोरोना को शिकस्त भी हो जाएगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी ख़ातीन की, स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि इस ईद पर आपने कैसा मेकअप करना है, बालों को डाई कराना चाहती हैं
तो किस तरह से करा सकती हैं, क्योंकि खातन का ईद का दिन तो किचन में गुजरने वाला है, बल्कि ईद के 2-3 दिन किचन में ही गुजरने वाले हैं मज़े मज़े के पकवान बनाने के चक्कर में। बात करेंगे जो हमारे साथ मरियम कुरैशी मौजूद है, ब्यूटिशियन है प्रोग्राम में। मरियम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सैलून्स पर रश शुरू हो गया, क्योंकि अमूमन समझा जाता है कि बड़ी ईद पर कम रश होता है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू छोटी ईद से कम होता है रश। हाँ। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको तो ये लगता है कि कोरोना है ही नहीं है। हाँ। उनके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बिल्कुल आते भी हैं तो विदाउट मास्क, आपको उनको कहना पड़ता है कि जी मास्क ले लें, पहन लें आप, ये सब चीज़ें। तो फिर मान लेती हैं ख़वातीन? हाँ, तो फिर ऑब्वियसली आपको अपनी भी तो चाहिए ना, किसी होना चाहिए कि आप प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इस वजह से अदरवाइज रश कम है, लेकिन बहुत कह लेंगे बहुत ज़्यादा भी ख़त्म नहीं हो गया। अच्छा मरियम, हमें ये बताइए कि अब गर्मी का मौसम है, बरसात भी चल रहा है, अगर ख़वातीन स्पेशली ईद पर हेयर डाई लेना चाह रहे हैं तो कौन से कलर्स में जाएं? लाइट जाएं, डार्क जाएं, कौन से कलर? इट डिपेंड्स कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। हाँ। मतलब अगर आप बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप टैन हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आप ऑब्वियसली प्रोमिनेंट होता है। हाँ, बिल्कुल सर के बाल और हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप अपने हेयर डाई के लिए जाओ, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्शन जाओ। हाँ, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बस देख लिया आपने किसी को तो आप। और जो हमारा एक नॉर्मल कलर है लोगों का, वो कोई भी करवा सकते हैं या उनको भी डार्कर शेड में जाना चाहिए? नहीं, आई गेस मीडियम टोन में आपको जाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा आप लाइट में चले जाओ या बहुत ज्यादा आप डार्क में चले जाओ। हाँ, आपको अगर ब्लॉन्ड्स में जाने का शौक है तो आप थोड़े से लाइट ब्राउन से कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा जो ब्लॉन्ड होती है ना, जो यहाँ अभी उसका फैशन भी नहीं है मरियम, ऐसा ही है, ब्लॉन्ड का इतना ज्यादा फैशन भी नहीं है। इट डिपेंड्स ना कि आपको किस तरह के पसंद है। मतलब आप आजकल तो लोग फैशन के लिए जाते ही नहीं है, बस जो देख लिया, जो अच्छी लग गई चीज वही कर ली, वही ट्रेंड बन जाता है, वही सेट हो जाता है। कट डाउन बहुत जरूरी है अगर आपने लाइटर शेड में जाना है तो। मेरे तो ख्याल से आपकी ना उसके बालों की उस पर डिपेंड करता है कि क्या टेक्सचर है। अगर तो बहुत ज्यादा थिक है तो ऑब्वियसली आपको कट डाउन करना पड़ता है, लेकिन मैं कट डाउन को प्रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि उससे आपके बाल खराब हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपके हेयर डाइज बहुत ज्यादा मार्केट में अच्छे आगे हुए हैं, आप उनको करो तो उनसे आपका एग्जैक्ट डिजायर कलर आ जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कट डाउन की तरफ ना ही जाओ। मतलब आप इतना, अगर आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ठीक है तो कोशिश करो कि आप इतना लाइट कलर लो ही ना, क्योंकि आपके बाल है ना, उनको भी ब्रीथ करने की ज़रूरत है, उनको भी ऑब्वियसली अगर आप उनको डैमेज क्या। अच्छा मरियम, हमने कट डाउन भी कराया, हमने उसके बाद फैशन कलर भी ले लिया, लेकिन कितनी देर बालों पे स्टे करेगा और अच्छे से स्टे करेगा? कितनी देर के बाद उसको दोबारा किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी कि वो अच्छी हेल्दी फॉर्म में रहे? देखिए, ट्रीटमेंट की तो बात इस तरह की है कि अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो आपको मेरा ख्याल है वीक में एक दफ़ा ज़रूर हेयर मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए। एक दफ़ा कर लो, ट्वाइस अ वीक कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप हेयर ऑयलिंग करते हो, उससे आपके बहुत अच्छे बाल रहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। जितना आप अपने बालों को हेल्दी रखोगे, उनमें जान रहेगी, उतनी देर तक आपके बाल अच्छे शाइन करेंगे। वरना आप डाइज हाली लगाते जाओगे, आप उनकी केयर नहीं करोगे तो वो डल हो जाएंगे। ठीक है, यानी हेयर केयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अब हमें मेकअप के हवाले से बताइए कि हमारी खातन हैं, उन्होंने ईद पे खूबसूरत भी नजर आना है, मेकअप भी खूब भर के करना है और किचन में काम भी करना है, कौन सी बेस बेस्ट रहेगी? आजकल क्योंकि गर्मी है तो मैट फाउंडेशंस जो हैं वो बेहतर लगती हैं। बहुत ज़्यादा जैसे थोप के वो फाउंडेशंस लगाती हैं ड्यूई, वो नहीं लगानी चाहिए। हाइलाइटर्स नहीं, लिक्विड लगाओ, लिक्विड लगाओ, लेकिन उसमें भी मैट फाउंडेशंस आती हैं। कोशिश करो कि मैट फाउंडेशंस की तरफ जाओ, उसके बाद उनको सेट करो, तो उससे ये होता है कि आपको पसीना नहीं आएगा। सेटिंग स्प्रेज वगैरह कर लोगे, पसीना नहीं आएगा और आपका मेकअप ठीक रहेगा। भी नहीं आएगा होपफुली कि आप उसको जब सेटिंग स्प्रे थोड़ा माइनर तो आएगा, ऑब्वियसली आप हीट के आगे जाओगे तो आएगा जरूर, लेकिन ये है कि आप स्प्रेज वगैरह अच्छे वाले करोगे, फाउंडेशंस मैट अच्छी वाली लगाओगे तो फिर आपका मेकअप ठीक रहेगा। अच्छा, हमें मरियम ये भी बताइए कि बहुत सारी खवातीन ऐसे फाउंडेशन भर भर के लगाती हैं, चाहे वो पैनकेक की बात हो, स्टिक की बात हो, भर भर के लगाना काम है या फिर बिल्कुल जरा सा लगा के भी आप पूरी स्किन पे फैला? देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि आपकी स्किन किस तरह की है। कुछ लोगों की स्किन होती है बहुत अच्छी होती है, वो थोड़ी सी बीबी क्रीम इवन लगा लेना तो उनकी बहुत अच्छा फ्लॉलेस सी लुक आती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी पिगमेंटेशन होती है, उनको छुपाने के लिए तो उनकी रिंकल्स वगैरह इस तरह की, उनको छुपाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी बेस लगा लो। आप कलर करेक्टिंग होती है
वो अगर आप पहले कर लो और उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओ तो फिर उससे आपकी सही रहती है। मैं तो कहूँगी मेकअप से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर पर ध्यान दो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अंदर से जो आपका सिस्टम है, आपका लिवर, आपका स्टमक बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छा हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। आजकल जैसे कि कोविड-19 जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपके विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स। अच्छा मरियम हमें ये बताइए कि ख़वातीन कुछ करवाएं ना करवाएं, ईद पे फेशियल या फिर हमारा जो पॉलिशर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईद से कितने दिन पहले करा लेना और उसके बाद क्या एहतियात करना? देखिए अगेन मैं वही बात करूंगी कि कोशिश करें कि आजकल जैसे कोविड-19 जा रहा है, आप मिनिमम पार्लर्स को आप अवॉइड करें, मतलब मत जाएं। आप घर में ही फ्रूट फेशियल्स लें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आप पानी ज़्यादा पिए, आप विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। विटामिन सी में ऑरेंजेस आ जाते हैं, ऑरेंजेस का आजकल सीजन नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्स फेशियल कराना चाहती हैं, ईद से कितने दिन पहले कराएं? हाँ, तो फ्रूट फेशियल्स आप करें ना, आप करें, आप वीक पहले कर लें, आप 2 दिन पहले कर लें, 3 दिन पहले कर लें, क्योंकि फ्रूट फेशियल्स जो होते हैं बेसिकली वो इतने केमिकल्स उसमें तो होते नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो उनसे ये होता है कि आपकी स्किन डैमेज तो होती नहीं है, उल्टा ग्लो करती है। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि आपका अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके आपका मेकअप भी ग्लो करेगा, आपकी जो है फेशियल्स भी हैं उनके भी रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपकी इंटरनली आपका लीवर अच्छा नहीं है, आप विटामिन्स नहीं ले रहे, तो आपका वो सही नहीं रहेगा। अच्छा, मेकअप ख़वातीन लड़कियां डेली यूज़ करते हैं, उसके बाद स्किन केयर कितनी ज़रूरी है? स्किन को नीट रखना, स्किन को नीट रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेकअप कैसे रखा जा सकता है? सबसे पहले तो जो आप मेकअप लगा रहे हो ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से साफ़ करो, उसकी क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है, पोल्यूशन है, तो हम जब मेकअप लगाते हैं ना तो उनसे लॉक हो जाते हैं आपके पोर्स। तो जब आप उनको क्लींस करते हो ना तो आपके पोर्स को, आपकी स्किन को ब्रीथ करने का टाइम मिलता है, ठीक है ना। उसकी क्लींस करने के बाद आप अच्छी से स्किन केयर करो, अच्छा स्क्रब। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग आपने नहीं करनी। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग से क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने से वो बहुत ज़्यादा डेड एंड्स पे आना शुरू हो जाता है। फेशियल्स कितने टाइम करवाया जा सकता है? 1 हफ्ते बाद, 15 डेज के बाद, या 1 महीने के बाद? देखिए मेरा ख्याल है कि आप ना महीने में 2 दफ़ा करवा लें तो मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, विटामिन ले रहे हो, विटामिन ई ले रहे हो, सी ले रहे हो, और उसके अलावा अपनी स्किन केयर अच्छी कर रहे हो, तो फिर आपको मेरा ख्याल है महीने में 2 दफ़ा भी कराओ तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। ठीक है। मेकअप करके हम अगर चूल्हे के करीब जाते हैं तो हमारी स्किन खराब होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली होती है। हीट जो है ना वो आपकी स्किन को ख़राब कर देती है। बेशक वो आप स्टीम ले रहे हो, आप चूल्हे के आगे जा रहे हो, या आप सनलाइट में जा रहे हो, ठीक है। आप कोशिश करो कि मैक्सिमम कोशिश करो कि चूल्हे के आगे जा रहे हो तो आप मेकअप मत करो, सन ब्लॉक वगैरह लगा के चले जाओ। उससे ये होता है कि थोड़ी सी आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। सिर्फ पाउडर का इस्तेमाल ठीक रहेगा या पाउडर भी इस्तेमाल ना करें? देखिए मेकअप में ही आ जाता है ना पाउडर। अच्छा, पाउडर भी नहीं करना। हाँ, कोशिश यही करें कि आप जो है सन ब्लॉक लगा के आप अपना किचन का काम वाइंड अप करके तो उसके बाद आप मेकअप वगैरह तैयार होके उसके बाद बैठ जाए। लेकिन मरियम, किचन का मामला तो सारा दिन ही चलता रहता है हमारे यहाँ ख़वातीन। लेकिन मेन होता है ना खाना बनाने का जब वक्त होता है, तब आपका एग्जैक्ट वो होता है, बिल्कुल डायरेक्ट आपका होता है, उसके साथ कॉन्टेक्ट हो रहा होता है हीट के साथ, वो उसको उसमें आप कोशिश करो कि आप मेकअप मत करो। बाकी जो होता है वो किसी को खाना सर्व करना या थोड़ा बहुत काम वो आप कर सकते हो। ठीक है मरियम, लिप कलर्स बताइए कि कौन से ट्रेंड में हैं, डार्कर शेड या फिर लाइटर शेड जो कि समर की खूबसूरती होते हैं? अगेन बात वहीं आ जाती है, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आपका क्या टेस्ट है। डार्क लगा लो। समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े लिप्स होते हैं, थोड़े ब्रॉड लिप्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक ना, वो मेरा नहीं हाल कि उनको लगानी चाहिए, ठीक है। और जिनके थोड़े नॉर्मल होते हैं, जो कह लें कि आप छोटे वो थोड़े लगा लें। हाँ, बहुत शुक्रिया मरियम कुरैशी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और ब्यूटी टिप्स देने के लिए। खातून को किचन में आपने काम भी करना है, उसके साथ साथ आप खूबसूरत कैसे दिखाई दे सकती हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।